बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, खित्ते में वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिसका मैं आपको काफी दिनों से बता रहा था। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमरीकी अड्डों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जिन जगहों पे ईरान ने हमला किया वो मैं आपको बता देता हूं। बहरीन में, कतर में, यूएई में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा उर्दन में। ये वो 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने अमरीकियों को अड्डे दिए हुए हैं अपने मुल्कों के अंदर, और इन अड्डों को अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो यहां पे बहरीन में, कतर में और यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और उर्दन में धमाके सुने गए हैं जहां पे मिसाइल दागे हैं, और किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जहां पे अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने मुसलमान मुल्कों पर हमला कर दिया और मुसलमान मुल्कों की खुद मुख्तारी पर हमला कर दिया। देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, ईरान ने वापस अमरीकी बेसिस पे हमला किया है। अब ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में है, तो इसमें ये अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। यानी एक मुल्क है मुसलमान मुल्क, उसकी बेस के ऊपर या उसकी सरजमीन के ऊपर से अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ईरान इसलिए वापस अटैक ना करे अमेरिका की बेस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर वो बेस है। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात है। इसको कॉमन सेंस की नजर से आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहां से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करता है। अब ईरान वापस उस अड्डे पे इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आप हाथ बांध देने वाली बात है ना, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है और उसके अंदर अमेरिकन अड्डा है। तो ये अब इस किस्म की तनकीद हो रही है, लेकिन ईरान ने तबाही के मनाजर दिखाए हैं इन अड्डों के ऊपर। और हैरत अंगेज तौर पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ वीडियोज ऐसी सामने आई जहां पे गल्फ ममालिक, जहां अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल फेंके, वहां पे जो गल्फ के शहरी हैं वो खुश हो रहे थे। अमेरिकन अड्डों की वहां मौजूदगी पे गालिबन खुश नहीं है वहां के मकामी भी। कुछ मनाजिर मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ मनाजिर में लोगों को भागते हुए खौफजदा भी देखा है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, ईरान मार रहा है, ये अमरीकी अड्डे हैं, इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये चीजें तो अभी कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, लेकिन जंग की सूरत हाल बता देता हूं। ईरान ने इसे फतह खैबर का नाम दिया इस ऑपरेशन को। ये 628 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया था, और यहां पे एक यहूदियों की बहुत ताकतवर फोर्स को शिकस्त दी थी। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको लीड किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पासालार थे, आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ड्यूटी लगाई थी, और फिर खैबर फतह हुआ था। बहुत मजबूत तरीन किला था, और यानी वो बहुत बड़ी एक फतह है जो तारीख के अंदर लिखी गई है, और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था मुसलमानों ने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो ये 628 ईस्वी में हुआ था। उसी पे ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दिया है ईरान ने। और इसके अलावा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, बहुत सारे इसराइल के शहरों पे, बहुत सारे इलाकों पे, और कई वेव्स गई हैं ईरान की जानिब से मिसाइलों की इसराइल की जानिब, और अभी तक लड़ाई चल रही है। और अब ये बैलेंस काफी बिगड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इस रीजन के अंदर जिनकी हम तवक्को नहीं कर पा रहे थे, या जो बड़ी हौलनाक हो सकती हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है। ये हमला अमेरिका और इसराइल ने किया, और जिन अहदाफ को निशाना बनाया उनकी तफसीलात मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर को, आयतुल्लाह खामनई की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, मुकम्मल तौर पर इसे तबाह कर दिया गया। फिर सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह में, कोम में, अस्फहान में, तबरेज में, करज में और जनूबी इलाके कनार्क में ईरानी बहरिया की तनसीबात समेत फौजी मकामात को निशाना बनाया गया है अमरीकी अफवाज की जानिब से और इसराइली अफवाज की जानिब से। और कुर्द इलाके के एक छोटे शहर कामियारान से एक वीडियो में दिखाया गया कि एक पासदाराने इनकलाब का एक अड्डा है, वो बमबारी का शिकार हुआ, वहां पे भी बमबारी हुई है। तेहरान का एक इलाका है, वहां पे बमबारी की वीडियो सामने आई अब तक, और मुख्तलिफ तेहरान के एरियाज के अंदर बमबारमेंट की इतला मिल रही है, धमाकों की इतला मिल रही है। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया, और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसमें कोई अहम आदमी जख्मी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हरमजगान में एक स्कूल है, तालिबात का एक स्कूल है, इसके ऊपर हमला हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 80 से जायद वहां पे जानी नुकसान हो चुका है। तालिबात बहुत बड़ी तादाद में वहां पे शहीद हुई हैं, और इसके अलावा
मुख्तलिफ मकामात पे जो शहादतों की इतला आ रही है वो 100 से बढ़ गई है इब्तदाई इतलात के मुताबिक। ये बड़ा भरपूर हमला है जो अमेरिका ने और इसराइल ने किया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहरियों के लिए कहा कि अपने घरों में रहें, बाहर निकलना खतरनाक है, हर तरफ बमबारी होगी, ऑपरेशन खत्म होने पर अपनी हुकूमत आप संभाल लें, ये अवाम को कहा। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, हम ईरान के मिसाइल तबाह कर देंगे और उनकी मिसाइल सनत को जमीन बोस कर देंगे। ऑपरेशन के दौरान कुछ अमरीकी भी हलाक या जख्मी हो सकते हैं, लेकिन जंगों में ऐसा होता है। ये जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार रहो। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पासदाराने इनकलाब को वार्निंग। अच्छा जी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान में बड़ी जंगी कार्रवाई हमने शुरू कर दी हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से लाक फौरी खतरात को जड़ से खत्म कर देंगे। इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। ये बहुत सारे लोग इस इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के हमायती। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी वक्त से पहले ही आप एहतियातन एक हमला कर देते हैं कि इस बात का खदशा था कि दूसरा हमला करे, इससे पहले हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ली है, पहले से हिकमत अमली अपनी अपना ली है। तो वो कह रहे हैं जी तमाम खतरात को जड़ से खत्म करेंगे, ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे, अमरीकी अवाम का दिफा हमारा अव्वलीन तरजीह है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से अमरीका के सदर और नायब सदर वो ये बातें कर रहे थे कि ईरान ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका तक आ सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा तो 2035 तक भी मुमकिन नहीं है और ईरान इस किस्म के हथियार नहीं बना रहा। खतरा सिर्फ इसराइल के हवाले से है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर मुश्तरका हमला शुरू हो गया है। तेहरान में कई मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने निशाना बनाया है ईरान को। तो अब ये ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते हैं, इसी तरह जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है अमेरिका के साथ मिलकर कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक रजीम तब्दील करना है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, अब जरा उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे महफूज मुल्क है ना जंग के दौरान, तो वो इसराइल है। किसी भी मुल्क में आप जंग करेंगे तो लोग ज्यादा मारे जाएंगे, इसराइल पे आप जंग करेंगे तो लोग कम मारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पिछली कई दहाइयों तक जंग की तैयारियां की हैं। उन्होंने अपने तमाम शहरियों को जंग की तरबियत दी है, जंग के दौरान जान कैसे बचानी है इसकी तरबियत दी है। उन्होंने एक दिफाई निज़ाम बनाया है, ज़ेरे ज़मीन उन्होंने बंकर्स और महफूज पनाहगाहें बनाई हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़े बड़े मिसाइल भी मारे जाएं तो उनके शहरी महफूज रहें। तो लेकिन उसके मुकाबले में जो खित्ते में दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे ममालिक के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। बहरहाल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकारी जराये के बकौल अभी तक अमेरिका या इसराइल कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे कोई उनका सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई फौजी की आदत, उनके बारे में वो कहते हैं वो महफूज हैं और उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये है नादरीन ईरान, इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल। नादरीन ये है अब तक की सूरत हाल। इस रीजन के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ गई है। पॉलिटिकल खबरें हैं लेकिन बाद में करेंगे उनके ऊपर हम बात। एक और खबर है और ये मुराद सईद के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि स्वात में एक होटल के ऊपर छापा मारा गया, इस शक पर एजेंसियों ने मारा कि यहां मुराद सईद छुपा हुआ है, लेकिन मुराद सईद वहां पे मिला नहीं। तो ये 50 के करीब बंदे वहां पे घुसे थे। इन्होंने बड़ी धक्कमपेल भी की, बड़ी बदतमीजी भी की लोगों के साथ, लेकिन मुराद सईद नहीं मिला इन्हें। अब वहां पे एक जरगा हुआ, मुराद सईद के हवाले से जो मुबैना कार्रवाइयां हो रही हैं उनके खिलाफ एक एहतजाज भी हुआ और डॉक्टर अमजद अली खान साहब के हुजरे पर एक जरगा हुआ जिसमें मुराद सईद से लोगों ने यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, अपने रहनुमाओं और उनकी फैमिली की हिफाजत करेंगे। देखिए, एक चीज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पुलिस को भी साफ बतानी पड़ेगी कि अगर आपने ड्यूटी करनी है और यहां पे काम करना है तो फिर कोई और यहां पे कोई छापा नहीं मारेगा आपकी मर्जी के बगैर। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें या उठाकर ले जाएं पुलिस के बगैर, ये आप नहीं कर सकते।
हाँ, सिर्फ एक जो है वो कानून मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था हम खत्म कर देंगे, जिस कानून के तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कानून खत्म करना चाहिए। वो खत्म कर देगी कानून, तो उसके बाद कोई जवाब किसी के पास नहीं है किसी के ऊपर हाथ डाल देगा। फिर तमाम इख्तियारात पुलिस के पास होंगे। पुलिस को आप पूछ सकेंगे बाद में कि भाई ये काम क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। पुलिस फिर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस तरफ अभी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें तब्दील होती हुई दिखेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडयाला जेल, ये गिनती पूरी कर रहा है। देखिए 4 चक्कर सुहेल अफरीदी के अडयाला जेल के लग गए, 5वां चक्कर परसों लगेगा मंगल वाले दिन, और फिर जुमेरात को 6ठा चक्कर लगेगा। और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, मुझे ये निजाम इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। ये जवाब खुद सुहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है ये रियासत, और वो बड़ी खामोशी से इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। नादरीन, एक तरफ मरियम नवाज जो है वो टीएलपी को कुचल रही है, तहरीक लब्बैक पार्टी को, और वो बड़ा जबरदस्त, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि उन्होंने एक पंफलेट भी जारी किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जनाब मौलवी जो है वो इसके ऊपर इकरारनामा करें, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं कैप्टन सफदर की एक तकरीर सुन रहा था। कैप्टन सफदर कह रहा था या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर। कैप्टन सफदर ने वहां बड़ी उछल उछल के तकरीर की है, बड़ी जज्बाती किस्म की मजहबी तकरीर मौलवियों को बैठा के, और जहाद फी सबीलुल्लाह का भी उन्होंने ऐलान किया है कैप्टन सफदर ने वहां पे, और अकलियतों के खिलाफ किया है। लेकिन मुमताज कादरी पैदा करने के लिए दुआ बार बार मांगी है। एक तरफ मुमताज कादरी के जो बेनिफिशियरी है टीएलपी पार्टी, जो ये कहते हैं कि मुमताज कादरी की दुनिया से जाने के बाद, उनकी फांसी के बाद, ये पार्टी जो है वो एकदम ऊपर की तरफ आई थी टीएलपी, और उसका इन्हें बड़ा फायदा हुआ था। उनके जनाजे से ये मामला खुल के बहुत बड़ा हो गया था। अब वहां कैप्टन सफदर ने ऐसा लगता है कि एक नई टीएलपी बनाने का फैसला कर लिया है, तो मरियम नवाज किसी और तरफ चल रही है, कैप्टन सफदर किसी और तरफ चल रहे हैं। वैसे मुमताज कादरी ने किया क्या था, एक गवर्नर को कत्ल कर दिया था, उसकी सिक्योरिटी में था। तो अगर एक और मुमताज कादरी पैदा हो गया तो क्या मरियम नवाज को कत्ल कर देगा, उसकी सिक्योरिटी में होगा। कैप्टन सफदर चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा को कैप्टन सफदर से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। एक नया मुमताज कादरी पैदा कर, तो मुमताज कादरी से आपने क्या काम लेना है? यानी वो अपने मुंह से कहता था, सलमान तासीर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि मैं गुस्ताखे रसूल नहीं हूं। वो अपने मुंह से बहुत सारी बातें करता था। उलमा इकराम पाकिस्तान की जो जय्यद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुमताज कादरी ने ज्यादती की थी, पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दी थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां मरियम नवाज का शौहर कह रहा है कि एक और मुमताज कादरी पैदा कर। तो किसके लिए पैदा करना है? आसिम मुनीर साहब के लिए करना है, मरियम नवाज के लिए करना है, शहबाज शरीफ के लिए करना है? किसके लिए पैदा करना है एक नया मुमताज कादरी? ये कैप्टन सफदर से बुला के पूछा जाना चाहिए, वही इसका जवाब दे सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और आईएलएफ के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीजें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसिल्स के इंतखाबात हैं वुकला के, उनमें हैरान कुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरान कुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निजाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सवाल उठेगा तो जवाब तो आएगा नाज़रीन। अब जो किया गया वफाक की जानिब से, जो एक शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर ने जो हरकत की, उठा के एक वीडियो में ये दावा कर दिया कि ये सुहेल अफरीदी की वीडियो है और ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमला आवर है, और इस बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर टॉप हेडलाइंस के अंदर चलाया गया और दबाव डालकर चलवाया गया कि इसको चलाएं। तो दूसरी तरफ से जवाब आ गया थोड़ी देर के बाद, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जी ये तो जाली वीडियो है, ये उस दिन की वीडियो ही नहीं है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन उसके बावजूद खबर चलाई जा रही थी, अभी तक माफी नहीं मांगी किसी ने। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो नई बनी है, उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो शाहिद खटक साहब की एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है। जो एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वादे पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा, फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। जो मीना खान अफरीदी है, उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है। लेकिन टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा है। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है, और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है।